नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है। तो छिलका रहित प्रजाति आपको बताना है, जौ की कौन सी हो जाएगी। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगति, जिसको के 508 के नाम से जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे के 351। उसके बाद गीतांजलि, जिसको के 1149 के नाम से जानते हैं, करण 3। तो इसमें से बताना है जौ की छिलका रहित प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जौ परियोजना मुख्यालय, व्हीट बार्ले प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर स्थित है, करनाल यानी कि हरियाणा के अंदर स्थित है। और इसी जगह से, हरियाणा से ही करण 3 नाम की जौ की एक वैरायटी निकाली गई जो कि छिलका रहित वैरायटी है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान की कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, और किस जगह के लिए ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। नरेंद्र धान 1, रेणु, सरजू 52 और नरेंद्र धान 118। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सरजू 52। ठीक है, सरजू 52 सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सरजू 52 एक सिंचित क्षेत्र वाली प्रजाति है जो समतल भूमियों में होती है। इसके दाने कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ऊंची भूमियों के लिए जो प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र धान 1, रेणु, नरेंद्र धान 118, पंत धान 957 और पूर्वा, ये जो प्रजातियां हैं ये ऊंची भूमियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था सरजू 52, ये सिंचित क्षेत्रों वाली एक वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी प्रजाति कीड़ों और बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है। ठीक है, प्रतिरोधी नहीं है, ये आपको बताना है। पंत धान 10, गोविंद, नरेंद्र धान 2, साकेत 4। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साकेत 4। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे साकेत 4 में नर्सरी में सफ़ेद रोग लग जाता है, जबकि पंत धान 10 झोंका और मध्यम झुलसा के प्रति अवरोधी है। नरेंद्र धान 2 ये भी झुलसा के प्रति अवरोधी है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 1000 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर या 250 से लेकर 400 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 500 वर्ग मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं 1/20वां हिस्सा। ठीक है, 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान में SRI विधि में कितने दिन की नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर SRI विधि से हम नर्सरी डाल रहे हैं तो कितने दिन में रोपने योग्य हो जाती है, ये आपको बताना है। 8 से 10 दिन, 12 से 15, 25 से 30 या 30 से 35 दिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर 8 से 10। ठीक है, अगर ऑप्शन में 11 से 12 दिन होता तो हम उस पर लगाते हैं, और यहाँ पर जो दिया है 8 से 10, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी जो देसी जातियाँ हैं उसमें कितना लगता है, यहाँ से देखेंगे देसी और देर से पकने वाली जो जातियाँ हैं 30 से 35 दिनों में रोपने योग्य हो जाती हैं। ठीक है, और ऊसर में 35 दिन के लिए। ठीक है, और बाकी 25 से 25 दिन के लिए तैयार हो जाती है रोपने योग्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम और एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापक्रम कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहना आवश्यक है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इन दोनों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम और फसल की वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ देखेंगे 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया न्यूनतम, और अधिकतम 20 से लेकर 22। फिर देखेंगे बी ऑप्शन 5.6 से लेकर 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 18। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 लेके 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। कल्ले फूटने और फूल आने पर, मुख्य जड़ बनना दूधी अवस्था पर, मुख्य जड़ बनना फूल आने पर, या गांठ बनने और दाना सख्त होने पर। तो इसमें से बताना है कि गेहूं की अगर 2 सिंचाई ही उपलब्ध हो तो कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मुख्य जड़ बनते समय और फूल आने पर। ये 2 सिंचाइयाँ हो जाएंगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे देखा जाए गेहूं को 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी सिंचाइयों की? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था जो होती है वो CR स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मुख्य जड़ बनने की अवस्था जो 20 से लेकर 25 दिन पर आती है। 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध होने की दशा में पहली सिंचाई CRI अवस्था पर करेंगे और दूसरी सिंचाई फूल आने पर की जाती है। तो ये 2 सिंचाइयाँ आप लोग याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है। अगर मक्का की रबी के सीजन में खेती करना है तो उत्तम प्रजाति बताना है कौन सी सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाएगी। तो यहाँ पर शरद मणि देखेंगे, आज़ाद उत्तम, नवीन और गंगा 5। चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो रवि जैसे नाम से ही पता चला है रवि में करना है मक्का के शरद मणि। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आज़ाद उत्तम, नवीन, गंगा 5 ये खरीफ सीजन की ये वैरायटियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सी जौ की माल्ट हेतु प्रजाति नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखेंगे। तो माल्ट के लिए कौन सी प्रजाति नहीं है? प्रगति, गीतांजलि या ऋतभरा और DL 88। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गीतांजलि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो गीतांजलि है जिसको हम K1149 के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये छिलका रहित वैरायटी है। ठीक है, किस प्रकार की है? छिलका रहित है। बाकी शेष जितनी भी वैरायटियां हैं इसमें छिलका युक्त होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? माल्ट बनाने में प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। गेहूं है एक नगदी फसल है, खाद्यान्न फसल है, आच्छादित फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं गेहूं एक प्रकार का खाद्यान्न वाली फसल है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं खाद्यान्न वाली जो क्रॉप्स होते हैं, गेहूं है, जौ है, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, सांवा, चीना, ककून, कोदो। ठीक है, ये सब खाद्यान्न वाली हो जाएंगी। नगदी फसलें आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। गन्ना, आलू, कपास, तंबाकू, ठीक है, चाय, ये सब नगदी हैं। आच्छादित फसलें लोबियाँ, मूंग, उड़द, बरसीम। ठीक है, ये आच्छादित फसलें हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की समय के लिए बीज दर आपको बताना है। गेहूं की समय पर अगर बुआई करना है तो उसका सीड रेट कितना लगेगा ये आपको बताना है। 75 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 125 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। तो समय पर गेहूं की बुआई करने के लिए 100 किलोग्राम सीड बहुत होता है 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर देरी से पूछे तो यहाँ देखें समय पर बुआई करना है 100 किलोग्राम, हल के पीछे करना है तो 90 से 100 किलोग्राम, सीड ड्रिल से करना है तो 80 से 100 किलोग्राम, पछेती बुआई करना है तो 125 से लेकर 155 किलोग्राम, डिबलर से बुआई करना है तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय जो गेहूं की प्रजाति है वो बताना है। PBW 343, UP 2338, K 8903, K 9107। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि PBW 343। ये उत्तर प्रदेश की सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति है जो कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको उगाया जाता है। याद रखेंगे
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की और भी वैरायटियाँ उगाई जाती हैं, जैसे यूपी 2003 है, यूपी 368 है, सोनालिका है, END 2204 है, HD 2281, ठीक है। ये सब वैरायटियाँ जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अगर पूर्वी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और भी वैरायटियाँ, जैसे मालविया है, पूर्वी, इसमें 55 के पूर्वी, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उगाई जाती है। और यूपी 2003 2P 262 और HP 1102, ठीक है। ये सब वैरायटियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रिय प्रजाति PBW 343 है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त प्रजाति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अन्य और किस्में हैं, जैसे यूपी 2003, यूपी 368, सोनालिका, END 2204, HD 2281, CPN 1676, ठीक है। ये सब वैरायटियाँ किसके लिए हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। पूर्वी की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो वैरायटियाँ हैं वो है यूपी 2003 2P 262, HP 1102, मालवीय 55 के पूर्वी के 68, HD 2281, WL 711, PBW 154, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वैरायटियाँ हैं। याद कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है? जया है, बाला है, टाइप 3 है या टाइप 1 है? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 3 जो है धान की सुगंधित प्रजाति है, ठीक है। याद रखेंगे, जो कि 125 से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो धान होता है वो लंबा महीन होता है, ठीक है, और चावल जो होते हैं सफ़ेद और महीन होता है। धान की अन्य सुगंधित प्रजातियां जो आपको याद रखना है, कस्तूरी, पूसा बासमती, हरियाणा बासमती 1 और बासमती 370, ये भी सुगंधित वैरायटियां हैं धान की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति कौन सी है? जया है, साकेत 4 है, गोविंद है, नरेंद्र 97 है। तो यहाँ पर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति जया है। यह ठंडी जलवायु और पूर्वी उत्तर प्रदेश जलमग्न क्षेत्रों को छोड़कर सभी सिंचित क्षेत्रों में और समस्त भारत में उगाई जा सकती है। खरीफ में 130 से लेकर 135 दिन और रबी में 135 से 140 दिन में पकती है। पौधे की ऊंचाई 80 से 85 सेंटीमीटर होता है। फसल गिरती नहीं है और दाने सड़ते नहीं हैं। ब्लास्ट और लीफ ब्लास्ट, टुंगरू वायरस, तना छेदक मुख्य रूप से रोधक प्रजाति है, ठीक है, और यह 25 कुंटल तक ये उपज दे देती है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है जया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी उगाने की डेपोग विधि संबंधित है। गोभी से है, प्याज से है, धान से है, तंबाकू की। तो नर्सरी उगाने की डेपोग जो विधि है ये किससे संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। इस विधि में धान की नर्सरी क्षेत्र 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 25 से 30 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वह कौन सी है? ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ल्यूशन है। तो बेबी कॉर्न का किससे संबंध है? तो यहाँ पर मक्का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाड़े में बोए जाने वाले गेहूं जिसको विंटर व्हीट के नाम से जानते हैं, इसके लिए उपयुक्त मृदा और तापमान होना चाहिए। तो उपयुक्त मृदा तापमान कितना होना चाहिए? 5 से 35, 15 से 27, 12 से 20, 35 से 40। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन 15 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी फसलें हैं जिनका टेम्परेचर देख लेते हैं। इष्टतम टेम्परेचर कितना चाहिए? यहाँ देख सकते हैं कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है और यहाँ पर इष्टतम टेम्परेचर दिया हुआ है। तो शीतकालीन गेहूं के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। बसंतकालीन गेहूं के लिए 15 से 30, बाजरा के लिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, मटर के लिए 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, मसूर के लिए 68 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? राजकिरण, खर्चिया, म्यूटेंट या खर्चिया या बिलारा 2।
तो लवण प्रतिरोधी किस में पूछ रहा है, जौ की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खर्चिया म्यूटेंट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ देखेंगे जौ एक रबी सीजन की फसल है जिसमें 68% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, 68% कार्बोहाइड्रेट, 11% प्रोटीन और 1.8% इसके अंदर वसा पाया जाता है। जौ की लवण प्रतिरोधी किस्म जो है वो करण 15 है, DL 157 है, अंबर है, खर्चिया म्यूटेंट है, रत्ना है, आज़ाद है, करण 19 है, ज्योति है। ठीक है, ये सब किस्में किसकी हो जाएंगी, जौ की किस्में हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल में प्रोटीन का प्रतिशत बताना है। 1.5 से 3%, 6 से 7, 4 से 5 या 10 से 11। तो चावल के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वो 6 से लेकर 7% पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर वसा की बात करें तो फैट की मात्रा 2 से लेकर 2.5% तक इसके अंदर फैट की मात्रा पाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जाता है, चावल की जो मुख्य प्रोटीन होती है ओराई जीन होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोरगम को इस कारण ऊँट की फसल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है सोरगम जो है उसको किस कारण ऊँट की फसल कहा जाता है। सूखे के प्रतिरोधी, या गहरी जल प्रणाली, सतही जल प्रणाली, या पुष्टिकर सर्व समावेशता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सूखे के प्रतिरोधी है, इसलिए हम सोरगम को हम ऊँट की फसल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्मी में उपजाई जाने वाली फसल कही जाती है। तो गर्मी में जो हम उपजाते हैं फसल को उसको किस नाम से जानते हैं, रबी कहते हैं, खरीफ कहते हैं, ऊँट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऊँट वाली क्रॉप कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर। रबी और खरीफ के मध्य गर्मी में उगाई जाने वाली फसलों को हम जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, जायद की फसल कहते हैं। तो यहाँ पर जायद ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हम ऊँट भी कहीं कहीं पर इसका नाम ऊँट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वर्ग की फसलों में गर्म मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि इस फसल को हम ऊँट की मौसम यानी कि जायद की फसल के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, तो याद रखेंगे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है। ठीक है, ये सब क्रॉप जितनी होती हैं ये जायद वाली क्रॉप्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से। तो गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर पंजाब से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पंजाब, तीसरे पर हरियाणा। और यहाँ पे बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे पंजाब। ठीक है, अगर उत्पादकता की बात करें प्रति हेक्टेयर तो उत्पादकता में हमारा प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है वो पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। तो पंजाब को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जायद मक्का के लिए संतुलित उर्वरक NPK की मात्रा आपको बताना है। तो जायद मक्का के लिए आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा बताना है अनुपात में। चलिए देख लेते हैं और भी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है 100:50:50। ठीक है, तो ये NPK का अनुपात हो गया प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन चल के देखते हैं। बी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ गया है 30:40:40, 120:60:60, 40:20:20। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जायद मक्का के लिए NPK का इसमें उर्वरक पूछा था तो 120:60:60। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन देता संकर और संकुल के लिए, ठीक है, तो संकर के लिए हो जाएगा 120:60:60 और संकुल के लिए हो जाएगा 80:40:40। अगर यही पूछता देसी प्रजाति के लिए, देसी प्रजाति के लिए 60:30:30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन NPK की मात्रा देते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की अच्छी पैदावार के लिए बालीदार किल्लों की संख्या कितनी होती है। तो धान की अच्छी पैदावार के लिए बालीदार जो किल्ले होते हैं उनकी संख्या आपको बताना है कितनी होती है। 150 से 180 प्रति वर्ग मीटर, 200 से लेकर 250 प्रति वर्ग मीटर, 350 से लेकर 400 प्रति वर्ग मीटर, या 450 से लेकर 500 प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 350 से लेकर 400। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है PHB 71 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रजाति है। तो PHB 71 आपको बताना है किसकी प्रजाति है। बौने गेहूं की है, हाइब्रिड धान की है, हाइब्रिड ज्वार की है या हाइब्रिड मक्का की है। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइब्रिड धान की प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है ये। तो यहाँ देख सकते हैं PHB 71 धान की संकर किस्म है जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छी मानी गई है। ठीक है, अन्य किस्में भी हैं धान की, जैसे निधि याद रखेंगे CORH1, याद रखेंगे CHR10, मालवीय हो गया, जया हो गया, रत्ना हो गया, ये सब भी किसकी किस्में हैं। तो ये सब भी याद रखेंगे धान की ही किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की कटाई का उचित समय आपको बताना है। तो धान की जो कटाई का उचित समय होता है वो बाली निकलने के 30 से लेके 35 दिन बाद कटाई करने योग्य हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हरे दाने 4 से लेकर 9% से ज़्यादा ना हो, ठीक है, याद रखेंगे, और मिल्किंग स्टेज भी 1% से ज़्यादा ना हो, और दाने में लगभग 20% तक इसमें नमी होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है। ज्वार के अंदर कौन सी बीमारी देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाती है, वो ग्रेन स्मिट पहुंचाती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेन स्मिट। ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है, दाने फूलकर बड़े हो जाते हैं जिसके कारण उसमें चूर्ण भर जाता है, और यह जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। तो बताना गेहूं कौन से प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। तो पीछे बता चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। अगर उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी है, तो पंजाब की है, जो प्रथम स्थान पर बना हुआ उत्पादकता में। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है। तो मोटे खाद्यान्न जो होते हैं उनकी खेती की जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल जमाव वाले क्षेत्रों में, निचली भूमियों में या उर्वर वाली भूमि में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उर्वर वाली भूमि में, जो उपजाऊ भूमि होती है उसमें हम मोटे अनाज वाली जो खाद्यान्न वाली जो फसलें होती हैं उनको हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं तो उनको भी आप लोग देख लेंगे। मणुआ आ जाएगा, झंगोरा आ जाएगा, सामा आ जाएगा, चीना आ जाएगा, कोदो है, कासनी है। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति कौन सी है। असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो असिंचित क्षेत्रों में हम इसको उगा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ND 2334, UP 2003, राज 3077 या K65। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा K65। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं जो है ग्रेवेनी कुल का फसल है। ठीक है, रबी के सीजन में इसको उगाते हैं। असिंचित क्षेत्रों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी वैरायटी है। K65 है, K68 है, उसके बाद सुजाता है, मेघदूत है, मुक्ता है, कुंदन है, प्रताप। ये सब असिंचित क्षेत्रों में हम इनको लगा सकते हैं। तो इन सभी वैरायटियों को आप लोग याद कर डालिए, जो कि टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धुरीन की संरचना होती है। जड़ों में, तनों में, पत्तियों में या सभी भागों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पत्तियों के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार के पौधे में धुरीन संरचना प्राय सूखे की स्थिति में पत्तियों में होती है। ठीक है, तो पत्तियां याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। बाजरा फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे में 12% नमी, 11.5% प्रोटीन, 67% कार्बोहाइड्रेट और 2.7 खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होगा। 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 22 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर दाना बीज उत्पादन के लिए पूछ रहा है ज्वार का प्रति हेक्टेयर सीड रेट कितना लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 से 12 किलोग्राम लगता है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 12 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दाना हेतु ज्वार की जो फसल बोते हैं 9 से 12 किलोग्राम सीड रेट लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है,
तो अगर चारे के लिए हम बात करें तो चारे में ज़्यादा लगता है, 35 से लेकर 40 किलोग्राम लगेगा। चारे के लिए कितना लगेगा? 35 से लेकर 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। 113 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित धान की प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। साकेत 4 है, पंत धान 4 है, बासमती है, सरजू 52 है। तो यहाँ पर सुगंधित प्रजाति बताना है धान की कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर बासमती जो है ये सुगंधित प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धान की सुगंधित प्रजातियों में टाइप 3, कस्तूरी, पूषा, बासमती 370 ये सब सुगंधित में आ जाएंगे, ठीक है। और भी धान की वैरायटियां हैं जिनको आपको याद रखना है। मालवीय है, पंत धान 4 है, सरजू 52 है, रत्ना, जया, सकेत, ठीक है, पंत धान 12, नरेंद्र धान 80, 97, 118 ये सब वैरायटियां किसकी हो जाएंगी? धान की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के वीडियो हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिनों बाद होता है? 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 से 8 दिन बाद या 15 से 17 दिन बाद? तो गेहूं का जो 90% अंकुरण है वो होता है 7 से लेकर 8 दिन बाद, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ बात करेंगे 20 से 25 दिनों में इनकी क्राउन जड़ें विकसित हो जाती हैं और 40 से लेकर 45 दिनों में कल्ले निकलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। ओराइजा सेटाइवा यल किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का है, मक्का का है, जई का है, धान का है? काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा यल है। और भी वैज्ञानिक नाम है, इनको भी आप याद रखेंगे। धान का ओराइजा सेटाइवा यल, गेहूँ का ट्रिटिकम स्टाइवम, मक्का का जियामेज, ज्वार का सोरगम बाइकुलर और जई का एविना स्टाइवा, ठीक है, ल्यूशन का मेडिकागो स्टाइवा। ये सब वैज्ञानिक नाम है और यहाँ पर ग्वार का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान संकर धान की खेती निम्नलिखित किस देश से ज़्यादा लोकप्रिय हुई? जापान, भारत, चीन, कोरिया? तो संकर धान की खेती तो ज़्यादा लोकप्रिय जो हुई है वो चीन देश से हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। 117 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में उगाई जाने वाली धान की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित हैं? इंडिका में आती हैं, जैपोनिका में, जवानिका में या एशियाटिक में? तो यहाँ पर जो इंडिया में धान की खेती करते हैं तो इंडिका समूह में आएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जवानिका भी पूछ सकता है, तो ये इंडोनेशिया में उगाई जाती हैं और जैपोनिका जो है ये जापान में उगाई जाती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन ईयर डिजीज किस फसल से संबंधित है? गेहूं से है, ज्वार से है, बाजरा से है या चना, मूंगफली? इन चारों में से बताइए किससे संबंधित है। तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये बाजरा से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार के फंगस के कारण होता है, ठीक है, फंगस के कारण होता है, याद रखेंगे। तो फंगस का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका वैज्ञानिक नाम होता है फंगस के कारण, इसी कारण ये लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान के पौधों में पेनिकल निकलने की अवस्था है ट्रांसप्लांटिंग के बाद या मैक्सिमम किल्लक निकलने के बाद? बाकी 2 ऑप्शन और भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बूटिंग अवस्था के बाद या ट्रांसप्लांटिंग के बाद कभी भी। तो क्वेश्चन पूछा था धान के पौधे में पेनिकल निकलने की अवस्था, तो धान के पौधे में पेनिकल निकलने की अवस्था जो है वो बोटिंग के बाद, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं धान के पौधे में जनन अवस्था यानी कि पुष्पावस्था आने के पहले जो पत्तियों के बीच में तने पर संरचना बनती है उसे हम बूटिंग अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाद पेनिकल बाहर निकल आते हैं और उन पर परागकण लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यूपी पीजीटी में पूछा गया, यूपी लोअर में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त जो गहराई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 5 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 121। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन है? गेहूं, मक्का, धान और ज्वार?
क्षेत्रफल भी पूछ रहा है और उत्पादन भी। कौन सी फसल का है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धान का, पेडी का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर किसका आता है, गेहूं का आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, सैनिक कीट किस अवस्था को अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, उड़द को, अरहर को, मूंग को या धान को। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा धान को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धान को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल प्रिय प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, मक्का की है, ज्वार की है, धान की है, जौ की है। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा जौ की प्रजाति है जल प्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। तो धान में भी बताना है और गेहूं में बताना है। पहले आप धान में देखेंगे, ये धान का, इधर का धान का हो गया, इधर का गेहूं का हो गया। तो बताना है धान और गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। 3 पुंकेसर धान में, 3 पुंकेसर गेहूं में, 6 पुंकेसर धान में, 6 पुंकेसर गेहूं में, या 3 पुंकेसर धान में, 6 पुंकेसर गेहूं में, 6 पुंकेसर धान में या 3 पुंकेसर गेहूं में। तो इसमें से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों धान के अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं और गेहूं के अंदर 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धान में याद रखेंगे 6 और गेहूं में याद रखेंगे 3। और भी पुंकेसरों की संख्या है, चलिए देख लेते हैं। ज्वार में, सरसों में, ठीक है, मटर वटर में, इसमें कितने कितने पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं धान के अंदर 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, मक्का के अंदर 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, गेहूं के अंदर 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, मटर के अंदर 10 पुंकेसर पाए जाते हैं, ज्वार में 3, अरहर में 10 और सरसों में 6 पुंकेसर। अगर यहाँ पर धान और सरसों का पूछता तो 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः धान्य फसलों में कमी पाई जाती है। तो धान्य वाली फसलें जितनी होती हैं उसमें किसकी कमी पाई जाती है, लाइसिन की, मेथियोनिन की, ट्रिप्टोफैन की या प्रोटीन की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ देखेंगे धान के अंदर 6 से 7% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर 65 से लेके 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति मुख्यतः फसल सफल रही है। तो हरित क्रांति बताना है कौन सी फसल में सफल रही है, धान में, गेहूं में, मक्का में या चना में। तो गेहूं के अंदर सब लोग जानते हैं हरित क्रांति की सफलता गेहूं से है, गेहूं और धान दोनों से, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं से है। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान से है, सबसे ज़्यादा गेहूं। श्वेत क्रांति दूध से है, पीली क्रांति तिलहन से है, गोल क्रांति आलू से है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब क्रांतियाँ बहुत बार पूछा गया। नीली क्रांति मछली से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति खनिज तेल से है, धूसर क्रांति खाद्यान्न से है, रजत क्रांति अंडे और मांस से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति सेब और फल से है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन करा है SRI तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। SRI तकनीक प्रयोग में लाई जाती है धान में, गेहूं में, मक्का में या मूंगफली में। तो काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है, धान के अंदर ये प्रयोग में लाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है SRI एक तकनीक जो है धान की, ये कहाँ से विकसित की गई, इसका आविष्कार कहाँ से हुआ। तो याद रखेंगे इसका आविष्कार जो है मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लिलेने ने किया था। याद रखेंगे, इस विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड लगता है और 9 से लेकर 12 दिन में रोपने योग्य तैयार हो जाती है। और इसकी रोपाई जो है 25 × 25 सेंटीमीटर पर की जाती है। ठीक है, एक स्थान पर एक ही पौधे रखे जाते हैं और 2 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको रोपा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है टीए की एग्जाम के लिए। यहाँ देख सकते हैं यूपी टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, पीसीएस के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है FIRB विधि विकसित की गई बुआई के लिए। किसकी बुआई के लिए यह विधि विकसित की गई, धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहनी फसलों के लिए, बाजरा के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गेहूं की कुछ बुआई की विधियाँ याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। गेहूं की जो बुआई की विधियाँ हैं, 0 टिल सीड ड्रिल, एक ये आपको याद रखना है। कैरा विधि किससे संबंधित है, तो गेहूं से। पोरा विधि किससे संबंधित है, गेहूं से। डिबलिंग विधि, ठीक है, ये भी गेहूं से। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गेहूं, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 129 पर।
दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ था? बाजरा, कपास, ज्वार या मक्का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मेज के अंदर, मक्का के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास मक्का फसल में हुआ था। वर्ष 1957 में अखिल भारतीय समवंत मक्का सुधार परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह भारत की सर्वप्रथम समन्वित परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत विकसित उन्नतशील संकर किस्मों का विमोचन हुआ, ठीक है, 1962 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चपाती वाले गेहूं में क्रोमोजोम संख्या बताना है, ठीक है। ब्रेड व्हीट जो होते हैं उनको क्रोमोजोम संख्या कितना होता है? 22 होता है, 32 होता है, 42 या 62 है। तो यहाँ पर 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बताना कौन सा राज्य है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा या बिहार? तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। अगर उत्पादकता में पूछे तो पंजाब है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132 उस जोड़े का चयन करें जो सही सुमेल नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही मेल नहीं खाता है? इमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, ये आपको बताना है। ये एकदम सही जोड़ा है। उसके बाद मैक्रोनी गेहूं का ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, तो मैक्रोनी गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, ये भी ठीक है। मैक्सिकन गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टाइवम होता है, तो मैक्सिकन गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है ट्रिटिकम स्टाइवम होता है, ये भी सही है। भारतीय बोना गेहूं का ट्रिटिकम वालगियर होता है, तो ये ट्रिटिकम वालगियर नहीं होता, यही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका होता है स्पोरोकोकम, ठीक है, स्फेरोकोकम याद रखेंगे। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है भारतीय बोना गेहूं का, ना कि वेलगेयर होता है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। 133 नंबर यहाँ देख सकते हैं कि इमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, माइक्रोनी गेहूं का ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, मैक्सिकन गेहूं का ट्रिटिकम स्टाइवम होता है और भारतीय बोना गेहूं का ट्रिटिकम स्पोरोकोकम होता है। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में पोटास की कमी की पहचान बताना है। तो गेहूं में पोटास की कमी की पहचान क्या लक्षण है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे में कल्ले अधिक निकलते हैं, बालियां कम बनती हैं, दाने सिकुड़ जाते हैं, या उपयुक्त सभी है? तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ये पोटास की कमी के लक्षण होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी कमी से दाने में चमक नहीं आ पाते हैं और उसके स्वास्थ्य जो होता है वो बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 धान की बौनी किस्में होती हैं। तो धान की जो बौनी किस्में होती हैं दीर्घ प्रकाशीय होती हैं, अल्प प्रकाशीय होती हैं, या दिवस निष्प्रभावी होती हैं, या पहले दीर्घ बाद में अल्प प्रकाशीय होती हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पहले दीर्घ होती हैं और बाद में अल्प प्रकाशीय होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा शीतकालीन धान्य फसलों के अंकुरण के लिए आवश्यक औसत मृदा तापक्रम होना चाहिए। तो शीतकालीन जितनी भी धान्य वाली फसलें होती हैं उनके अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है? 10 से 14, 15 से 18, 18 से 20 या 30 से 40? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शीतकालीन सभी धान्य वाली जो फसलें होती हैं उसके अंकुरण के लिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और ग्रीष्मकालीन जितनी भी फसलें होती हैं उनके अंकुरण के लिए 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन करा है विच ऑन द फॉलोइंग इज यूज ऑफ ब्राउन मैन्योरिंग इन राइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D, ठीक है। ब्राउन मैन्योरिंग इन राइस में यूज करते हैं 2,4-D का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 137 मैच कराना है, एक तरफ क्रॉप दिया हुआ है, एक तरफ उस क्रॉप का यूज क्या होता है, ठीक है, इसमें बताना है। यहाँ पर देखेंगे हेविया का यूज आपको बताना है किस में करते हैं। तो हेविया का यूज रबड़ बनाने में प्रयोग में लेते हैं, 5 के साथ चला जाएगा। उसके बाद जूट का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो फाइबर बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। कॉटन का प्रयोग किस में होता है? टेक्सटाइल में प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ग्राउंड नट का प्रयोग किस में करते हैं? तो ऑयल में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। थर्ड ऑप्शन के साथ कोकोआ का जानते हैं चॉकलेट बनाने में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, मिलान रबड़, फाइबर, कॉटन, टेक्सटाइल, ग्राउंडनट, ऑयल, कोकोआ का चॉकलेट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, द्विलिंगता और पूर्वता दोनों ही पाई जाती हैं। मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकोई है। तो मक्का के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण का इष्टतम तापमान बताना है, कितना होना चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 या 32। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं और जौ में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण का इष्टतम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, याद रखेंगे। चाहे गेहूं का पूछे चाहे जौ का, दोनों का आपको याद होना चाहिए 24। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल जो हम आप लोगों के बीच में 8 बजे वीडियो यानी कि प्रश्न जो लेकर आएंगे वो दलहनी फसलें, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे, जो कि आपके टीए एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो उस वीडियो को कल वाली जरूर देखिएगा दोस्तों। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।